हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1 के समरी को समझेंगे, जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। इस वीडियो में हम स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के निम्न दर के बारे में जानेंगे। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी उसको समझते हैं। ब्रिटिश उपनिवेश काल से पहले भारत की अर्थव्यवस्था सोने की चिड़िया के रूप में जानी जाती थी। उपनिवेश काल में अत्यधिक और लगातार आर्थिक शोषण के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ती चली गई। अंग्रेजी उपनिवेशिक काल का मुख्य उद्देश्य था भारत को ब्रिटेन से तेजी से विकसित हो रहे आधुनिक अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में उपयोग करना, उसका बेस बनाना। उस समय उच्च शिशु मृत्यु दर था। स्वतंत्रता के समय शिशु मृत्यु दर 218 प्रति हजार जितना ऊंचा था। व्यापक निरक्षरता थी। औसत साक्षरता का जो दर था वो 16.5% से भी कम थी, यानी केवल 7% महिलाएं साक्षर थी। निम्न स्तरीय जीवन प्रत्याशा यानी जीवन का जीने का जो उम्र था वो 32 वर्ष थी। इससे आपको ये पता चलता है कि उस समय स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होती थी। व्यापक गरीबी तथा निम्न जीवन स्तर था। लोगों को अपनी आय का 80 से 90% हिस्सा आधारभूत आवश्यकताओं पर खर्च करना पड़ रहा था। कुल जनसंख्या का 52% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे थी। देश के कुछ हिस्सों में अकाल जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता था। कृषि क्षेत्र की प्रधानता। कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था की व्यावसायिक संरचना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता था। भारत की कार्यशील जनसंख्या का 70 से 75% हिस्सा कृषि के यानी खेती के काम में लगे हुए थे। 10% हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र में थे और 15 से 20% लोग सेवा क्षेत्र में काम करते थे। दूसरी तरफ बढ़ रही क्षेत्रीय असमानता थी। व्यावसायिक संरचना में क्षेत्रीय विविधता बढ़ रही थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल और कर्नाटक, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, जैसे राज्यों में कार्यबल की कृषि पर निर्भरता कम हो रही थी, जबकि उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान में कृषि पर निर्भर कार्यबल में वृद्धि हो रही थी। आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी? आर्थिक विकास का निम्न दर था। औपनिवेशिक सरकार यानी ब्रिटिश सरकार ने कभी भी भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान के लिए कोई प्रयास नहीं किया। राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति के आय का मापन का प्रथम प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर 1876 में भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, जिनको कहा जाता है दादा भाई नौरोजी ने किया था। डॉक्टर BKRV राव के अनुसार सकल देशीय उत्पाद वृद्धि वार्षिक दर केवल 2% था तथा प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि दर केवल 0.5% की थी। 1947 में प्रति व्यक्ति का जो आय था वो 280 रुपये की थी। तत्कालीन राष्ट्रीय आय के अन्य अनुकर्ताओं में प्रमुख थे विलियम डिग्गी, फिंडले सिराज और RDC देसाई। कृषि का जो पिछड़ापन था, जिसके निम्नलिखित कारण थे, जिसमें पहला है जमींदारी, महलवाड़ी तथा रैयतवाड़ी प्रथा, जिसकी वजह से कृषि डेवलप नहीं कर पाया। 1947 में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की भागीदारी लगभग 95% थी। व्यवसायीकरण का दबाव, नील आदि का उत्पादन। 1947 में 75% से अधिक जनसंख्या कृषि के क्षेत्र पर निर्भर हुआ करती थी। देश के विभाजन के कारण पश्चिम बंगाल में जूट मिल और पूर्वी पाकिस्तान में उत्पादक भूमि चली गई थी और विनिर्मित निर्यात में कमी आई और आयात में वृद्धि हो गई। अविकसित औद्योगिक क्षेत्र के कारण थे औद्योगिकरण की नीति तथा भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन। दूसरा कारण था कि औद्योगिकरण नीति के दोहरे यानी जुड़वा उद्देश्य हुआ करता था। भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना, भारत को ब्रिटिश उद्योगों के विनिर्मित उत्पादों का आयातक या बाजार बनाना, पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का अभाव था, सार्वजनिक क्षेत्र के सीमित कार्यशीलता थी और भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति अपनाई जाती थी। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के प्रमुख दुष्परिणाम ये हुआ कि भारत में भीषण बेरोजगारी हो गई। भारतीय उपभोक्ता बाजार में नई मांग का सृजन हो गया और स्थानीय निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति में भारी कमी आई। ब्रिटेन से सस्ते विनिर्मित उत्पादों के आयात में भारी वृद्धि हो गई। इसके अलावा
आधुनिक उद्योग जैसे 1907 में टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई, परंतु ऐसे प्रयास बहुत कम और अपर्याप्त थे। विदेशी व्यापार की विशेषताएं, इसमें पहला था कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक तथा तैयार माल का आयातक। विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकार था। भारत की संपत्ति का बहिर्प्रवाह हुआ। अच्छी सड़कें, विद्युत उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संचार की सुविधाओं का अभाव था। यद्यपि अंग्रेज प्रशासकों के द्वारा आधारभूत ढांचे के विकास के लिए प्रयास किए गए, जैसे सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, जल यातायात और डाक तार इत्यादि, लेकिन इसका उद्देश्य आम जनता को सुविधाएं देना नहीं था, बल्कि साम्राज्यवादी प्रशासन के हित में था। अब समझते हैं अंग्रेजी साम्राज्यवाद के भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। इसमें पहला था कि यातायात की सुविधाओं में वृद्धि हो गई, विशेषकर रेलवे में। बंदरगाहों का विकास हुआ, डाक तार विभाग की सुविधाएं बढ़ी, देश का आर्थिक एवं राजनीतिक एकीकरण हुआ और बैंकिंग व मुद्रा व्यवस्था का, मौद्रिक व्यवस्था का विकास हुआ। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, जिसमें पहला है कि भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन हो गया, विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकार नियंत्रण हो गया और व्यवसायीकरण पर दबाव। पिछड़ी कृषि व्यवस्था। भारत के लिए तत्कालीन समस्या यह थी कि वह कृषि क्षेत्र तथा इसके उत्पादकता का विकास किस प्रकार करे। स्वतंत्रता के समय कुछ तात्कालीन जरूरत इस प्रकार थी, जिसमें पहला था कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था, दूसरा है भूमि सुधार नीतियों को बनाना था, तीसरा भूमि के स्वामित्व की असमानताओं को कम करना और चौथा किसानों का उत्थान करना। अंग्रेजों के द्वारा भारत में कुछ सकारात्मक योगदान भी हुए हैं। यह कहना अनुचित होगा कि अंग्रेजों ने भारत में कुछ सकारात्मक योगदान दिया था। अब तो कुछ सकारात्मक प्रभाव और उनकी स्वार्थपूर्ण नीतियों से सह उत्पाद के रूप में उपलब्ध हो गए। ये योगदान इच्छापूर्ण तथा नीतिबद्ध नहीं थे, बल्कि अंग्रेजों की शोषक औपनिवेशिक नीतियों का सह उत्पाद थे। अतः अंग्रेजों के द्वारा भारत में कुछ सकारात्मक योगदान इस प्रकार से है, जिसमें पहला है रेलवे का शुरुआत। अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो भारत में रेलवे का शुरुआत की गई थी, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसने सभी प्रकार के भौगोलिक सांस्कृतिक बाधाओं को दूर किया और कृषि के व्यवसायीकरण को भी संभव बनाया। दूसरा है कृषि के व्यवसायीकरण का शुरुआत। अंग्रेजी सरकार के द्वारा कृषि का व्यवसायीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। भारत में अंग्रेजी शासन आने से पूर्व भारत कृषि स्वपोषी प्रकृति की थी, परंतु कृषि के व्यवसायीकरण के उपरांत कृषि उत्पाद बाजार की जरूरतों के अनुसार शुरू हो गया। यही कारण है कि आज भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य को प्राप्त कर पाया है। आधारिक संरचना का विकास। अंग्रेजों के द्वारा विकसित आधारिक ढांचे ने देश में अकाल के फैलने पर जल्दी राहत सामग्री और सूचनाएं पहुंचाने में सकारात्मक योगदान किया है। भारत के बाहर की दुनिया को जानने के लिए एक खिड़की बनी। इसने भारत को विश्व के अन्य हिस्सों से जोड़ा। अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की घोषणा की। भारत का एकीकरण। अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत छोटे छोटे राज्यों तथा सीमाओं में बटा हुआ था। आजादी के युद्ध के नाम पर अंग्रेज भारत तथा भारतीयों को एकीकृत करने का एक कारण बन गए। एक कुशल तथा शक्तिशाली प्रशासक। अंग्रेजों ने अपने पीछे एक कुशल और शक्तिशाली प्रशासन का उदाहरण रख छोड़ा, जिसका भारतीय नेता अनुसरण कर सकते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था? औपनिवेशिक शासकों के द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का उद्देश्य था भारत की आर्थिक विकास नहीं, बल्कि अपने मूल देश की आर्थिक विकास करना था, उसका संरक्षण करना था, संवर्धन करना था, बढ़ाना था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां से बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। इन नीतियों के कारण निम्नलिखित प्रभाव हुए, जिसमें कृषि का कार्य पिछड़ गया। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां से बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया।
प्रति व्यक्ति उत्पाद दर में अपर्याप्त वृद्धि हुई और राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में कमी आई। औद्योगिकरण का अभाव हो गया। औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे? कृषि की गतिहीनता के निम्नलिखित कारण थे, जिसमें पहला था कि भू व्यवस्था प्रणाली। औपनिवेशिक शासन काल में अनेक भू व्यवस्था प्रणालियां, जैसे जमींदारी प्रथा, जिसमें कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ जमींदार हड़प ले जाते थे, किसानों के पास कुछ बच नहीं पाता था। औपनिवेशिक सरकार और न ही जमींदारों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ किया। इसके कारण कृषि वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनावों को झेलने के लिए बाध्य होना पड़ गया। दूसरा, राजस्व व्यवस्था। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियां पूर्व निर्धारित थी। उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। इसने जमींदार के द्वारा कृषकों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर दी। उनसे अधिक लगान को संग्रह करने लगे, लगान को लेने लगे और सूखा तथा अकाल के प्रकोप ने स्थिति को और अधिक संकटग्रस्त बना दिया। कृषि का व्यवसायीकरण। औपनिवेशिक शासक ने किसानों को चाय, नील, कॉफी आदि जैसे व्यावसायिक फसलों की खेती करने के लिए मजबूर किया, जिससे कि ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते कच्चे माल की आपूर्ति हो सके। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने न केवल गरीब किसानों पर राजस्व का बोझ बढ़ाया, बल्कि भारत को अनाज, संसाधन, प्रौद्योगिकी और निवेश की कमी का भी सामना करना पड़ा और सिंचाई सुविधाओं तथा स्रोतों का अभाव था। भारतीय कृषि क्षेत्र को सिंचाई सुविधाओं का अभाव, खादों का प्रयोग नगण्य था, निवेश का अभाव था, अकाल का प्रकोप तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता था। आगे कृषि प्रदर्शन और कमजोर बन गए। भारत में आधारिक संरचना विकास की नीतियों से अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे? तो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेल, पत्तनों, जल परिवहन तथा डाक तार आदि का विकास हुआ। इसका उद्देश्य जन सामान्य को आर्थिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था। ये काम तो औपनिवेशिक हित साधने के लिए किया जाता था। जो सड़कें बनाई गई, उनका उद्देश्य था कि देश के भीतर उनकी सेना का आवागमन की सुविधा बढ़ जाए, देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जा सके।